बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये है ज़िंदगी एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आप सबको पता है कि आज जो 1 घंटा लेट हो गए हम, वो क्यों हुए? वो लोग जिनको नहीं पता या जो टीवी म्यूट पे करके इधर उधर देख रहे होते हैं और वो एकदम से देख रहे हैं सायरा कबीर अब जाके आई हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि मर्दान से पेशावर जाने वाली सेक्रेटरीट पे जो बस थी उस पर ब्लास्ट हुआ है। अब तक हलाकतें जो हैं वो 16 हैं और एंड ओवर 40 जो हैं वो इंजर्ड हैं। अब ये इस तरह की जब सुबह होती है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको नहीं समझ में आता है कि आप अपना टॉपिक को लेकर आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि आप जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फिक्र लगता है, बहुत सुपरफिशियल लगता है, बहुत अनरियलिस्टिक लगता है कि जहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, जहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं, घर बर्बाद हो गए, वहाँ हम क्या बात करें। लेकिन जैसे कि आप सब भी जानते हैं, हर चीज़ का भी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो हाँ, हमें भी अपने साथ अपना एक टॉपिक लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये कहना चाहूँगी फॉर ऑल दोज फैमिलीज़ जिनके घर में ये आज के दिन क़यामत आई है, कि ये आपके साथ जो हुआ है ना, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, वो हम सबके साथ हुआ है। आपके साथ तो फिज़िकली, इमोशनली एंड इन एवरी अदर वे आपके साथ बर्बादी हो गई, क़यामत आ गई। लेकिन जो हम भी यहाँ होते हैं और जब देखते हैं ना टीवी, तो आंखों में सच में आंसू आते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर जो खौफ पैदा हो जाता है और जो डर होता है ना, उसमें हमें नहीं पता होता है कि हम भी जब घर से बाहर निकलें तो पता नहीं कब किसके साथ हो जाए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है ना। जब ये आपके साथ हो तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ कि हाँ, अब वो वक्त आ गया है कि अपने अंदर के फेथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले और बस अल्लाह का नाम लें और आगे निकले, क्योंकि बचाने वाला वही है। हमारे यहाँ कोई बिल्कुल अंधेरी नगरी है। मैं कोशिश करती हूँ नेगेटिविटी ना फैलाऊँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रोना कम करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कंप्लेन ना करूँ, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं ना, तो मैं भी टूट जाती हूँ और मुझे गुस्सा आता है। उन लोगों पे आता है जो हमारे मुहाफ़िज़ बनते हैं और हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। उन लोगों पे आता है जो अपने काम नहीं करते हैं, जो लेजीनेस या करप्शन के वजह से अपने काम नहीं करते हैं। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हमारा ख्याल किया जाए, हमें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाए, हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। हम इसलिए नहीं अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हम इसलिए नहीं आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं। हम मेहनत करते हैं कि हम एक दिन किसी दिन ऐसे ही फट पड़ें। आई मीन, ये दिस इज़ नॉट आवर राइट। हम एज पाकिस्तानीज़ हम मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा कर सके, मेहनत करें, कुछ बना सके अपने ज़िंदगी के साथ, अपने ख्वाब पूरे कर सके। लेकिन हमारे ख्वाब पूरे नहीं होने दिए जा रहे। आज मैं और आप एटलीस्ट ये फैसला ज़रूर करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, डरेंगे नहीं। डर तो लगती है, इंसानी फितरत है, लेकिन उसको ओवरकम करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी ज़रूर जिएंगे, आगे सब अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। ये तो करना ज़रूरी है। साथ ही वो लोग जिनके साथ ये इतना बड़ा सानिया हो गया है, हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोगों को सब्र कर, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। मरहूम, मरहूमा, बच्चे, चाहे कोई जितने लोग हों, जो भी आज इस सानिया में शहीद हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगी अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके ख़ानदान वालों को सब्र दें। और हम सब के दिल में जो डर है ना, उस डर को ख़त्म करने की सलाहियत दे कि हम उसको ओवरकम कर सकें। आई जस्ट होप कि वन फाइन डे ऐसा दिन आए और फिर ऐसे साल आए जिसमें ऐसे वाक़यात ना हों, ऐसे अनप्लेजेंट और खौफज़दा किस्म के सानिया ना हों। ऐसी बात के लिए यूजुअली बहुत टेंशन होती है कि इंसान किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि आप जितना भी कह दें, ना तो आप कंसोल कर पाते हैं, ना तो आप उस मामले को हल्का रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं ना, आई मीन, क़यामत आ गई तो क़यामत आ गई है। लेंगे आप एक छोटा सा ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मुझे नहीं पता आज मेरा शो मुकम्मल होगा नहीं होगा, मैं अपना टॉपिक लेकर पूरा कंटिन्यू कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। आप लोगों को पता है, मैं हर बात आप लोगों से इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है इन रियलिटी। यहाँ किसी किस्म का हम शो करने की ऐसी कोई चीज़ नहीं आप लोगों के सामने लेकर आना चाह रहे, किसी किस्म की एक्ट लेकर नहीं आना चाहते जो कि अनरियलिस्टिक हो। हम सच्ची सच्ची बात करें तो इसलिए आई डोंट नो, मैं पहले से ही माजरत कर लूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ दिखाना हमारा सबसे पहला काम है, आप लोगों तक खबरें पहुँचाना सबसे पहला काम है। तो कोशिश करेंगे
कि जितना हम टॉपिक को लेकर चल सकें वेरी गुड, नहीं चल सके तो माजरत, फिर हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे या कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और इस टॉपिक को ज़रूर वापस करेंगे। बात करेंगे आज क्लींजिंग के हवाले से, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे और वापस आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक के टाइम पे बताया था कि हम जो हैं आज बात करेंगे क्लींजिंग के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आज हम थोड़ी सी खाएंगे, उसके बाद क्लींजिंग के बारे में। तो शेफ जलाल मौजूद है हमारे साथ हमेशा की तरह। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आज हमने आपको बहुत इंतजार कराया। नहीं, इंतजार की बात ही नहीं है, जो चीज़ हुई है उसके ऊपर तो इंतजार लाजमी है और लोगों को पता भी चलना चाहिए बिल्कुल कि क्या है। और जो आपने बातें की हैं वो बिल्कुल सही बात है कि हमारा हक है कि हम कहें ये बात कि हमें प्रोटेक्शन। ये तो बिल्कुल बेसिक है ना। बिल्कुल इसकी तो हमें चाहिए, ये तो इसके बगैर तो बात, आप खाना पीना भी बाद में आता है, पहले सिक्योरिटी आती है फिर खाएंगे आप। क्योंकि जो सुकून अब यहाँ पर आया था, अब ये देखकर लग रहा है कि लाइक दोबारा से वो सुकून गायब होगा। बिल्कुल। बहरहाल तो रेसिपी जो है आज हम फ्राइड प्राउन है और वो चीजें होती है जिसे कहते हैं कंफर्ट फूड, ये कंफर्ट फूड के अंदर आ जाएगा क्योंकि थैंकफुली अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो जी बताएं। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बेसिकली फ्राइड प्राउन, तो उसको बटरफ्लाई प्राउन के नाम से हमने किया है। उसके साथ अपने पैलेट के हिसाब से चटनी हमने रखी है लाल मिर्चों की। अच्छा, टाइम कम था तो हमने चटनी बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको डालना है। लेकिन पहले आप मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल पर्सन लाइक मी जिसको प्रॉन से एलर्जी हो, मैं क्या मछली में बना सकती हूँ? मछली में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं आप, मतलब जो प्रोटीन आप लेना चाह रहे हैं उसमें आप उसको। ठीक है। अच्छा, हमने चटनी कैसे बनाई है? चटनी में रेड होल चिली, लाल गोल मिर्च जो साबुत होती है, उसको पानी में और सिरके में आपने बॉईल करना है। ठीक है। बॉईल करने के बाद जब वो पानी बिल्कुल आपका सूख जाए और चिली आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो आप उसको चॉपर मशीन में या ब्लेंडर के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर दें। अच्छा, स्टूपिड सवाल, अगर 6 से 7 साबुत लाल मिर्च हैं तो पानी कितना डालूं? अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको। तकरीबन अगर 1 कप आप होल चिली लेते हैं, रेड होल चिली 1 कप, जिसमें मैक्सिमम आपका आएगा 60 to 50 ग्राम। ठीक है जी, 1 कप के अंदर। फिर उसमें आपने तकरीबन 3 कप के करीब पानी और 1 कप विनीगर, ठीक है, उसमें शामिल करके आप उसको बॉईल कर लें। इंपॉर्टेंट सवाल था बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर ब्लेंड कर दिया हमने। हाँ, ब्लेंड कर दिया। अच्छा, ब्लेंड करते वक्त आपने इसमें गार्लिक और जिंजर, एक क्लोव, मतलब जिंजर का 1 टुकड़ा, गार्लिक के 3 से 4 क्लोव आप इसमें शामिल करेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड कर। जबरदस्त। इसके साथ आपने इसमें फिर इमली का पल्प ऐड किया। ठीक है। इमली का पल्प ऐड करने के बाद सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, हल्का सा बिल्कुल लेमन जेस्ट ऐड कर दें, स्किन जो होता है जी, या लेमन जूस ऐड कर दें। ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद जो टमाटो केचप है आपके पास, ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है जी। अगर कोई ज़्यादा मतलब मिर्च नहीं खाना चाहता तो वो इसमें मेयोनेज़ ऐड कर सकता है। अच्छा, ठीक है जी। तो उसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरह से आपने इसको डन कर दिया। ठीक है जी। पेस्ट आप देखें तो बेहतरीन चटनी वाला टेक्सचर जो है इसका बिल्कुल आ चुका है। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ हम ये करेंगे, सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, मैरिनेशन के लिए आपने मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है जी, और लेमन जूस, ठीक है, गार्लिक चॉप, तकरीबन 2 क्लोव, पेपर पिंच, सॉल्ट टू टेस्ट, हाँ टू टेस्ट, बिल्कुल। ठीक है जी। और इसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ओह, ओके। ठीक है जी। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है। एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अब ये आपने ऑयल जो डाला है, अगर इसके ऑलिव ऑयल डालूं कर सकती हूँ? बिल्कुल, ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल यूजुअली लोग कहते हैं कुक नहीं करना चाहिए वरना उसकी जो हेल्दी जो उसके वो होते हैं, कोई साइंस नहीं है, इतनी रेसिपीज हैं, बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया। तो आप आराम से ऑलिव ऑयल को भी कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में पूरी करीज बनती है आपकी। बट जब बात आपकी सैलेड की आती है तो उसमें आपको बोलते हैं कि ना, कुक ना करें आप, क्योंकि वो टेस्ट जो है उसका, अच्छा, शार्पनेस जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ऑलिव ऑयल में भी एक पॉमेस एक वर्जन है आपका। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जो वर्जन है उसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है। पॉमेस जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा
मतलब माइल्ड होता है। हाँ माइल्ड होता है, वो बिटरनेस की तरफ नहीं जाता। तो अगर अब आपको डिपेंड करता है, अगर आप बिल्कुल वैसे चाहिएंगे तो वैसे ले लेंगे, हाँ, या जैसे भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे साहिरा हमने इसको मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2-1 घंटे का रेस्ट देना है मैरिनेशन में। मुझे दोनों प्लेट दे दें। ये दोनों प्लेटें मिल गई। तो मैरिनेशन में रेस्ट देने का मतलब ये है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, फ्लावर, हाँ ठीक है, और इसके बाद क्रम और एक अंडा। एक अंडा बिल्कुल, ये आ गया सही, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है जी, फोक की मदद से सो बीट करें। बिलीव मी, ऐसे नहीं कर सकते हम। ठीक है जी, ऐसे नहीं। ठीक है, डन। ओके डन। बस अब हमें ये तो पता है फ्राई कैसे करते हैं, पता है शायद। आप डबल कोट करेंगे? नहीं, सिंगल कोट करेंगे। अच्छा, अब सिंगल कोट करने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पास जो झींगा है, हाँ, इसकी जो मैरिनेशन है वो थिक है काफ़ी, हाँ, तो उसके ऊपर फ्लावर की कोटिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली एग की कोटिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इस फ्लावर में ना आपने कॉर्नफ्लावर डाला है मिक्स किया, ना आपने बेकिंग पाउडर डाला है, सिर्फ नॉर्मल प्लेन फ्लावर। हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद इस तरह से आपने एग कोट किया इस पे, ठीक है जी, और फिर क्रम इस तरह से आपने रखकर हल्का सा इसको प्रेस कर दिया। मैं एक थोड़ी सी स्टूपिड सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल। ये आपके प्रॉन्स आपने इसको बटरफ्लाई की तरह खोले कैसे हैं? ये अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाँ ना, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बेचारे प्रॉन्स की तो शक्ल ऐसी होती है, देखें ऐसी, इनको उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया? सो प्रॉब्ली कट किया है शायद, बीच में से कट लगता है खोल दिया और वो खुल जाते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपने, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और हमने ऑयल को भी गर्म करना रख दिया है ताकि जल्द से जल्द ऑयल गर्म हो और हम उसको फ्राई करें। ऑयल ये जो आप फ्राई करेंगे उसको आप किस फ्लेम में करेंगे? क्या बहुत हाई? हाँ, टेम्परेचर इसका देखें, झींगे जो है ना वो जल्दी कुक हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ज्यादा झींगों को पकाएंगे तो टफ हो जाता है, बिल्कुल रबर की तरह। बिल्कुल। तो 180 बेस्ट टेम्परेचर है आपका जो झींगों को कुक करने के लिए, फ्राई आइटम के लिए। ये देखिए आपके ऑयल के अंदर ऐसे हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है, क्या इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया है? नहीं, ऑयल तो गर्म है। हाँ। इसमें आपको सिंपल सा तरीका है, बबल्स देखने हैं। ऐसे 2 पीस क्रम के ले लें और इसको ऊपर तैर के आ गया, देखा? ऑयल टेम्परेचर आपका परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट। अच्छा, जब तक अब आप फ्राई करेंगे तो मैं कॉल भी ले लूं और अपने आज के मेहमानों को भी मिलवा लूं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे पास टाइम बहुत ही कम है और हम कोशिश करेंगे कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बहुत ही कम वक्त में पूछ लें अपने मेहमानों से। तो पहले कॉल ले लेते हैं और फिर मिलवाते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं शफक बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कैसी हैं सदा? जी बिल्कुल ठीक, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और ये है जिंदगी, तो यकीन है कि ये हमारे खाने पीने की चीजें ये हमारे लिए अभी फायदेमंद है। हम अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? ये है जिंदगी। बिल्कुल यही है जिंदगी, खाएं पिएं और मजे करें, और क्या। लेकिन मिकदार से खाएं, कॉन्शियसली खाएं, ताकि अच्छे फ्लेवर्स भी इंजॉय कर सकें और मोटे भी ना हो, क्योंकि मोटापा 100 बीमारी की एक बीमारी है। राइट शफक? जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जबरदस्त। शफक, कोई रिक्वेस्ट करनी है शेफ जलाल से? जी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे समोसे बनाने नहीं आते। क्या नहीं आते? समोसे। समोसे यार, समोसे तो मुझे भी आते हैं, तुम्हें क्यों नहीं आते? चले एक दिन ये बनाएंगे और साथ में मैं भी इनके साथ रैप करूंगी, ठीक है? डन। जबरदस्त। थैंक यू सो मच शफक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, आज मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। किसी ने कहते हैं ऑल न्यूज इज नॉट बैड न्यूज, some news are also good. The good news is, आज आपने मेरा जोड़ा देखे वैसे शेफ जलाल, हसीन लग रही हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू। वैसे अगर इंसान को ये कहते तो वैसे 10 किलो वजन बढ़ जाता है। प्लीज नहीं बढ़ाना नहीं, दिल रखने वाली बात नहीं, हमेशा जो है ना। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगी कि आप तमाम लोग भी जीत सकते हैं। ये क्रॉस स्टिच की लॉन है, समर स्प्रिंग कलेक्शन, आप जीत सकते हैं। हमारे पास गिव अवेज हैं, लेकिन सवाल का जवाब देना होगा। अब सवाल मैं एक पूछूंगी, जो करेक्ट जवाब देंगे वो सारे करेक्ट जवाब की हम लॉटरी करेंगे और आपको बताएंगे हु आर द विनर्स, ठीक है? आज के दिन, कल के दिन और परसों के दिन, 3 दिन एक क्विज है, इसका जवाब दें। पहला सवाल आप भी पूछ ले, आप भी जवाब दे दीजिएगा। क्रॉस स्टिच लॉन की लाहौर में कितनी ब्रांचेस हैं? पहला आपको अपॉर्चुनिटी, गेस कर ले। 3। अच्छा, आई डोंट नो, जवाब मैं नहीं दे सकती अभी। जवाब मैं बताऊंगी आपको जब हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज गूगल नहीं करिएगा, खुदा के लिए, दिस इज नॉट फेयर,
नॉट फेयर। वरना गूगल कर लेंगे तो फिर मेरे पास लॉटरी होगी, ये तो फिर लॉटरी में पता चलेगा किसके नसीब में मिल जाएगा। तो यहाँ ये सवाल छोड़ेंगे, मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे गेस्ट से। चूंकि मैंने आपको एक बहुत ब्रीफली अपने टॉपिक के बारे में बताया था कि हम बात करें सफाई निस्फ ईमान है, और जब सफाई की बात आती है तो ऑफकोर्स क्लींजिंग की बात आती है। बहुत सारे लोग जब क्लींजिंग की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि क्लींजिंग सिर्फ और सिर्फ खवातीन को करनी होती है, बी हम सिर्फ और सिर्फ फेशियल क्लींजिंग की बात करते हैं, चेहरे की क्लींजिंग। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द हजरात, बच्चों, बाकी लोग जितने होते हैं उन तमाम जितने भी खवातीन समेत क्लींजिंग के हवाले से बात करें, लेकिन सिर्फ क्लींजिंग चेहरे की नहीं, हाथों के, पाँव के, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेहमान से मिलवाती हूँ, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर फेब्रीन। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन भी है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आफरीन शराज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। आई एम रियली सॉरी, आज वक्त बहुत कम है आप दोनों के पास, लेकिन पहले हम बटरफ्लाई प्रॉन्स भी खिलवाएंगे आप लोगों को, प्रॉमिस वी विल ट्राई टू मेक इट अप टू देम। लेकिन साथ साथ क्लींजिंग के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर फेब्रीन आपसे सवाल, क्लींजिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ चेहरे की नहीं, ओवरऑल क्लींजिंग? तो सबसे पहले तो ये है कि क्लींजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपनी स्किन की टाइप पता होनी चाहिए। बिल्कुल, कि बेसिकली आपकी स्किन की टाइप कौन सी है, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से फिर आप अपनी क्लींजिंग के लिए प्रोडक्ट चूज करते हैं जी। जब अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऑयल फ्री केमिकल्स यूज करने हैं, ऑयल फ्री फेस वॉशेस यूज करने हैं, ऑयल फ्री सोप यूज करने हैं। ओके। अगर आपकी स्किन ऑयली है, वो ड्राई है या एक्स्ट्रा ड्राई है, तो फिर आपने ऑयल बेस्ड चीजें यूज करनी है। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्लींजिंग की तो हम बात बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन क्या सबसे पहले जो नॉर्मल इंसान है, अगर वो भी टीवी देख रहा है, वो ये पूछेगा क्लींजिंग साबुन से करना है, फेस वॉश से करना है, देसी बेसन वेसन से करना है, क्लींजिंग करें तो किससे करें? देखो बेसिकली क्लींजिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा क्लींजर खरीदें। आप अपने साबुन से भी अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं, अपने फेस वॉश से भी कर सकते हैं, ठीक है। घर में अगर आप कोई चीज यूज करें, जैसे आपने कहा बेसन वगैरह, उससे भी कर सकते हैं। उसका काम है बेसिकली स्किन को क्लीन करना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से होनी चाहिए। ओके, स्किन टाइप के हिसाब से। मोस्टली कराची में हमारे पास बहुत ही ऑयली वेदर होता है, बहुत ह्यूमिडिटी बहुत होती है, किच 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 बहुत चिपचिपाहट बहुत होती है। तो आप हमें क्या बोलेंगी कराची वालों को, खास तौर पे गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ, तो अनफॉर्चुनेटली फरवरी क्या थ्रू आउट द ईयर ही गर्मी रहती है, तो अब ये है कि क्या करें? सिंपल जो मेडिकेटेड फेस वॉशेस होते हैं ऑयल फ्री, उससे क्लींजिंग करें। ऑयल फ्री मेडिकेटेड, अच्छा ठीक है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी अभी कोई खास स्किन टाइप एज सच होती नहीं है, या उन बच्चों की एक तो ये वो छोटे बच्चे होते हैं, और एक थोड़े वो बच्चे होते हैं जो एक टीनेजर्स में काउंट होते हैं, जिनकी एक्नी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनके हवाले से भी जानेंगे। लेकिन पहले हम जरा शेफ जलाल की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमारे खूबसूरत खूबसूरत प्रॉन्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्रिटी गोल्डन कलर के हो गए और बिल्कुल वेरी वेरी क्रिस्प। कलर कितना परफेक्ट है, परफेक्ट कलर। खुशी होती है ना आपको जब बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है, तो खाना जब अच्छा बनता है तो ऑटोमेटिकली चेहरे की मुस्कुराहट वो डबल हो जाती है, क्योंकि मेहनत रंग ले आती है। उसमें क्लींजिंग की जरूरत ही नहीं होती, वैसे ही चेहरे में खुशी और खुशी से ग्लो भी आ रहा होता है और सब अच्छा अच्छा होता है। मैं एक बात कहूँ इसके ऊपर, आप दो बात करें कि इंसान अगर मुस्कुराता रहे और टेंशन ना लेना तो उसके चेहरे पे वैसे ही नूर रहता है। अगर मुस्कुराता रहे वो टेंशन, थोड़े से पार्सले भी डालेंगे ना, पार्सले। ये देखें सायरा, आप भी शेफ जो है ना। अच्छा होगी कहानी हमारी, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, देखें ना, आपसे मैंने क्या कहा था, आप कुछ कह देना जल्दी से, खुदाफिज कर दें। बस मैं यही कह रहा था कि हंसते मुस्कुराते रहें तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सही है, खुश रहें, बस यही मैसेज है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। मैं चाहूंगी कि हमारे प्रॉन्स की शक्ल नजर आ जाए। अगर ये फ्राइंग पैन आप उस तरफ करते हैं तो हमारे कैमरे से बहुत ही हसीन शॉट बन जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। ये देख ले, और ये टिश्यू रोल भी दे दे मुझे प्लीज। बहुत ही लाजवाब, एक्सीलेंट। चूंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम भाग के जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं। हमारे साथ हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट भी बैठी है, ब्यूटिशियन भी बैठी हैं। सवाल है क्लींजिंग के हवाले से, क्योंकि अगर खूबसूरत स्किन होती है तो हर इंसान खूबसूरत दिख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्लींजिंग सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, आपके एक हेल्दी के लिए, एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आते हैं।
चेहरे के हुस्न और दिलकशी को कायम रखने के लिए मेकअप को अच्छे तरीके से साफ करना और चेहरे की क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। पर खवातीन अपने चेहरे की क्लींजिंग में अक्सर सुस्ती से काम लेती हैं, जिससे चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और चेहरे की सारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। बाकायदगी से चेहरे की क्लींजिंग जिल्द को सेहतमंद बनाने और कई मसाइल से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करती है। एक अच्छा क्लींजर जहां जिल्द को दिन भर के मैल कुचैल और गर्दो गुबार से पाक करता है, वहीं इसे जरूरी अज्जा फराहम करके मॉइस्चराइज भी करता है। अपनी स्किन टाइप के मुताबिक एक अच्छे और मियारी क्लींजर का इंतखाब बेहद जरूरी है। क्लींजिंग करने से चेहरा न सिर्फ नर्म और मुलायम होता है, बल्कि ताजगी और शगुफ्तगी का एहसास भी पैदा होता है। तो आप जान गए हैं कि क्लींजिंग बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, लेकिन हमने अभी जो पैकेज देखा उसमें सिर्फ खवातीन नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर आफरीन आपसे भी जानूंगी, क्या क्लींजिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को करना चाहिए या सिर्फ लड़कों को भी करना चाहिए? यस, आदमियों को, बच्चों को, सबके लिए ज़रूरी है क्लींजिंग। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या सिर्फ फेशियल से ही क्लींजिंग होती है या हम अदरवाइज भी क्लींजिंग कर सकते हैं? होम केयर बड़ा ज़रूरी है। फेशियल तो चलो आप जाकर प्रोफेशनली आप करवाते हैं, हाँ। बट जो होम केयर है, जो आफ्टर केयर है, जो आप घर पे रोज़ करेंगे, that is the most important thing. एंड देखें, जैसे क्लेंजिंग, आज क्लेंजिंग आपका टॉपिक है, वो बेस है, राइट? आप जितनी अच्छी आपकी क्लेंजिंग होगी, उसके ऊपर चाहे आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, बेस लगा रहे हैं, अगर आप ट्रीटमेंट क्रीम्स लगा रहे हैं, उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी होगी इनटू योर स्किन एंड इल बी मोर इफेक्टिव। अगर आप नहीं कर, आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में इतने पॉल्यूटेंट्स हैं, इतने जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया दैट इज सिटिंग ऑन योर स्किन, ऑल्सो योर डेड सेल्स। तो आप जब तक वो रिमूव इम्प्योरिटीज़ को नहीं करेंगे तो आपकी एक हेल्दी रेडिएंट ग्लो नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक बात हम समझ गए, क्लींजिंग सबको करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फेशियल करवा रहे होते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंट? फ्रीक्वेंट इज, लेट्स अज्यूम, महीने में 2 दफा। हाँ, इज फ्रीक्वेंट? इज इट फ्रीक्वेंट? नो, इट्स नॉट फ्रीक्वेंट, बट इट्स फाइन। लेकिन अगर ज्यादा कराने से पोर्स तो नहीं खुले रह जाते? नहीं, बल्कि आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं। जितनी आप क्लेंजिंग और प्रोडक्ट्स लगाएंगे अपने स्किन पे, क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, ये सब मॉइस्चराइजिंग ये करेंगे, आपके पोर्स मिनिमाइज होंगे। अच्छा, खवातीन जो फेस वैक्स कराती हैं, थ्रेडिंग कराती हैं, ब्लीचिंग कराती हैं या फेस पॉलिशिंग कराती हैं, उससे कई लोग बोलते हैं कि डेड स्किन निकल जाती है, ये हो जाता है। सी, बिकॉज आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं ना स्किन, जब आप एक्सफोलिएट करेंगे, विच इन कॉमन टर्म्स स्क्रब आप करेंगे, तो जाहिर बात है आपकी जो ऊपर से डेड लेयर है, आपके डेड सेल्स हैं, वो रिमूव होंगे और न्यू सेल्स रिक्रिएट होंगे। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर फबरीन, क्या हम जब स्क्रब की बात करते हैं तो स्क्रब सिर्फ फेशियल स्क्रब होता है, या अगर हम हाथ या पाँव की बात करते हैं, बहुत सारे लोग चेहरे पर तो बहुत टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, बहुत पैसा भी, बाकी बॉडी पे नहीं करते, तो हाथ का चेहरा साफ होगा और नेक जो है वो ब्लैक होगी। मतलब बहुत ज्यादा अगर मेहनत कर ली तो फेस से फेस तक लगा लिया, नेक पे 90% लोग नहीं लगाते। जरूरी है, स्पेशली योर नेक ऑल्सो। आपको अपनी नेक को भी एक्सफोलिएट करें, जितना करेंगे फेस के साथ उतना अच्छा है आपकी नेक के लिए। ठीक है, स्क्रब के लिए किस किस्म का स्क्रब होना जरूरी है? देखो, स्क्रब बेसिकली ये है कि आपका अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्नी है, ब्लैक हेड्स हैं, ठीक है, व्हाइट हेड है, तो वो तो ऑल्टरनेट डे भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, जस्ट 2 मिनट या 1 मिनट, ठीक है। डिपेंड करता है कि स्क्रब वो कौन सा। उससे पोर्स तो नहीं खुल जाते, बड़े तो नहीं हो जाते? देखो, बेसिकली क्या होता है कि वो उस टाइम पे अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर से व्हाइट हेड है, ब्लैक हेड है, तो आप हल्की सी उसको स्क्रबिंग कर लेते हैं, तो वो डेड होके खुद शेड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ज़रूरी है कि आप कोई टोनर या पोर टाइटनिंग जो एस्ट्रिंजेंट आते हैं वो लगा लें। अगर किसी के पास टोनर ना हो तो ये बोला जाता है कि प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रोज वाटर के अंदर थोड़ी ग्लिसरीन और नींबू डाल के रखें, कीप स्प्रेइंग इट दिन में 3-4 दफा, और फिर से अगर आप वाइप कर ले तो वो भी टोनर का। हाँ, टोनिंग बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपका टाइट करती है। इज इट लाइक दैट? आपका जो पीएच बैलेंस है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है। अगर आप ओवर क्लेंजिंग या ओवर एक्सफोलिएशन कर लें, उससे भी आपका जो स्किन सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव और पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको रैशेज हो सकते हैं, एक्ने हो सकती है, स्किन इरिटेट हो जाती है। अच्छा, अब हम यूजुअली ये होता है कि जो बच्चे होते
होते हैं हमारे, तो जब वो जो स्कूल गोइंग होते हैं वो ऑफ कोर्स वो तो धूल में, मिट्टी में, खेल कूद में उनको ज़्यादा परवाह भी नहीं होती ऑनेस्टली, और वो सबसे सुकून वाला एज होता है। आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज जब मैं थ्रो बॉल खेल के आती थी तो काली पिट्टी हो गई, मेरी नानी परेशान होती थी तुम्हें क्या हो गया, तो मैं स्कूल के बाद में हमने प्रैक्टिस की तो ये हाल हो गया, या ये मैच खेला तो उसके बाद ये हाल हो गया। लेकिन हाँ वो वक्त भी होता है, लेकिन कई दफ़ा हम चाहे फ्रेकल्स की बात करें या स्किन खराब जो हो जाती है जो बचपन से होते फिर हमें अपने 20s 30s में नजर आता है, तो मुझे बताएं कि बच्चों के लिए हम क्या सनब्लॉक यूज करें? बहुत जरूरी है, बहुत सख्त जरूरी है। और जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं और जो आउटडोर ज्यादा रहते हैं उनको तो हर एज ग्रुप से लाइक 3-4 साल के बच्चे जी बच्चों के तो स्पेशल आते हैं ना, तो ऑफ द शेल्फ वाले यूज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वेरी गुड ब्रांड्स दैट यू कैन यूज। अच्छा बट अच्छा ऑफ द शेल्फ में ये कहूँगी कि हर बच्चे की स्किन टाइप थोड़ा अलग होता है, और मोस्टली बच्चों को जो है एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप ऐसे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड जो प्रोडक्ट होती हैं मेडिकेटेड, वो अगर आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, तो एक दफा बच्चे को लेकर चले जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि बच्चों के भी स्किन में ना व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। वो एक्चुअली व्हाइट पैचेस नहीं, वो टैन होने की वजह से, वो व्हाइट होने की वजह से होते हैं। वो एक फंगस होता है उससे भी होते हैं, जिसको मोस्टली लोग समझते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई। राइट हर एक आपको यही कह रहा होगा, किसी के बच्चे को आप पैच देखो फेस पे व्हाइट कलर का, कहेगा कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी नहीं होती। वो अगर सिर्फ सन ब्लॉक प्रॉपर बच्चों को लगा के भेजा जाए, और अब तो सन ब्लॉक लोशन भी आते हैं जी, जो आप फुल बॉडी पे जैसे नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, जो एक्सपोज पार्ट है आप उस पे लगा के भेजें, बिल्कुल, ताकि आगे चल के इन द फ्यूचर इयर्स जो आपको जो भी सन डैमेज वो होना है, आप उससे अपने आप को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करें। आफरीन मुझे अब एक सवाल का जवाब दें। यूजुअली जब हम सन ब्लॉक लगाते हैं ना, तो हम ये भी बोलते हैं कि भाई हमने तो मेकअप पहना हुआ है तो सन हमें थोड़ी अफेक्ट करेगा, तो क्या सन ब्लॉक लगाकर मेकअप लगाना चाहिए? या जी ऑफ कोर्स, आपका जो बेस आप क्लेंजिंग करके एक्सफोलिएट करके जो भी आपका डेली रेजिमेन है, उसके बाद आप पहले सन ब्लॉक लगाएंगे, फिर उसके ऊपर आप मेकअप करेंगे, आपको जो भी करना है। अच्छा, यूजुअली सन ब्लॉक से ऑयली सी फील आती है, ऑयल फ्री सन ब्लॉक्स हैं। तो वो अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई करें, और कॉम्बिनेशन हुई तो उसके लिए भी है। ओके हाँ, सो इट डिपेंड्स कि आपकी जिस टाइप की स्किन है उसी टाइप की प्रोडक्ट आप यूज करें तो उसके सब आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा और तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जिसका जो मेकअप है, जैसे बेस हो गया जी, उसके अंदर भी SPF होता है, बिल्कुल, तो वो लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसका ये होता है कि आप सन एक्सपोजर से एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले लगाना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मेन ये है, ऐसा नहीं कि अभी जा रहे फौरन सनब्लॉक लगाए बाहर चले गए तो उसका कोई फायदा अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, अगर हाफ एन आवर पहले लगाएं और उसको सेटल होने दें, उसके बाद गो इन द सन, ठीक है, और इसको कितनी देर के लिए, फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो बीच पे जा रहा है और वो 6 घंटे के लिए बीच पे जा रहा है, तो उसको बार बार रीअप्लाई करना चाहिए? उसमें डिपेंड करता है, SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हाँ ठीक है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर अगर 100 है आपका, ठीक है, तो वो आपका लास्ट करता है 5 आवर 6 आवर, ठीक है। अगर सन प्रोटेक्शन फैक्टर उसमें 35 है, 40 है, तो फिर वो 2 आवर 3 आवर, तो उसका ये होता है कि आप उसको दोबारा हाँ, कि ये लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये SPF का एक्चुअल मतलब क्या है, 100, 45, 60, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? सो व्हाट डज इट मीन? इट डज इट एक्चुअली मीन द ड्यूरेशन, और उसके साथ उसमें होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF, फिर साथ में लिखा होता है UVA UVB, ठीक है, उसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट जो रेज जो भी, हाँ, और दोनों इम्पोर्टेंट है, A+B। अच्छा, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, ओके। अब मुझे बताएं, अगर बच्चों के हवाले से भी बात करते हैं, यूजुअली और खवातीन के भी नकल्स जो होते हैं, हाथ जो ड्राइव कर रही होती हैं, या आदमी बेचारे वो तो समझते हैं उनके नसीब में ही काला होना, गंदा होना होता है, वो तो अपने आप को बेचारे ज्यादा क्या होता है, बस रोज के नहाल, स्पेशली आपकी इवन योर एल्बोज, नीज, तो ये उसके लिए एक्सफोलिएटिंग रेगुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सफोलिएशन के ऊपर मैं एक सवाल छोड़ के जाऊंगी आपके तक, मुझे ब्रेक पे जाना है। स्क्रब, फेशियल स्क्रब वुड बी डिफरेंट देन योर बॉडी स्क्रब। मैंने सुना जो है वो ये है कि फेशियल स्क्रब के लिए जो सबसे बारीक तरीन स्क्रब होने चाहिए, दाने यानी के कम हो, तो वो जरूर जानेंगे। अगर कोई होम रेमेडी आपके पास हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। वो खवातीन जो नहीं अफोर्ड कर सकती स्क्रब, तो वो क्या करें इन ऑर्डर टू एक्सफोलिएट? दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक, वापस आएंगे। कोशिश करा है मैंने कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ सकूं एक ही सांस के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स अब चूंकि ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, अपने मैसेजेस भी लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। सवालात तो बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी थी तो कोशिश की हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बेसिक सवाल हैं वो हम फ़ौरन जान लें। अच्छा, एक कॉलर हैं जिनकी से भी हमारी बात नहीं हो सकी, लेकिन ब्रेक के दौरान उन्होंने कहा मेरा से एक सवाल प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि क्या ब्लीचिंग करना चेहरे के लिए, इवन बॉडी ब्लीचेस लोग कहते हैं, इज इट हार्मफुल फॉर एन इंडिविजुअल? यस इट इज़। यस, नुकसानात ही नुकसानात। देखो बेसिकली क्या है कि वो केमिकल होता है बहुत तेज, ठीक है, और उसकी जो पीएच होती है बहुत ज़्यादा माइनस में होती है, मतलब एसिडिक होता है। तो कुछ लोगों को तो वो एक तो रिएक्ट भी बहुत बुरा करता है अगर बहुत अच्छा वाला ब्रांड किसी ने यूज नहीं किया। वही बात है, इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, आपको पैचेस, ड्राई पैचेस, बर्न्स, ये सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिन्होंने शादी के दिन या शादी से एक दिन पहले जो ब्लीच कराते हैं तो पूरे पैचेस बन जाते हैं, रैशेस बहुत बड़े बड़े। यहाँ पे तो ये कहना चाहिए ना जी, खास तौर पे जिनकी शादियां होने वाली, प्लीज आप तो कम एक्सपेरिमेंट करें। ऐसी नहीं, हफ्ता हम वी ऑलवेज रिकमेंड आप हफ्ता 10 दिन पहले आपको जो फेशियल ट्रीटमेंट्स कराने हैं ताकि अगर कोई रेडनेस हो या कुछ हो तो सेटल डाउन हो सके। लेकिन लोग सारी नए तजर्बे शादी वाले दिन करवा रहे होते हैं, बाल भी डाई अजीब करा लेंगे, तो नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। बिल्कुल सही। और ब्लीच का ये है कि उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है, और ब्लीच करता है क्या है, बेसिकली जो स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ना उसको वो गोल्डन कर देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बालों की वजह से जो ब्लैकनेस नजर आ रही होती है फेस पे वो कम हो जाती है। ठीक है, वो मैच हो जाते हैं उसी के अपने कलर के साथ, तो लोग समझते हैं बस कलर साफ हो गया। टेम्परेरीली आपकी स्किन को भी लाइटन करती है, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स इट्स बैक टू नॉर्मल। तो इंस्टेंटली जब आप अपनी शक्ल देखेंगे इन द मिरर आपको लगेगा आप गोरे हो गए, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स इट विल बी बैक टू द सेम थिंग। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड। ज्यादा ब्लीच करने से स्किन पतली हो जाती है, वो थिन हो जाती है। रियली? हाँ, और उसके बाद फिर आप चाहे क्लींजिंग करें या स्क्रबिंग करें तो और सेंसिटिव भी हो जाती है। जी आप नहीं, आई वाज सेइंग इट इज रिकमेंडेड कि इतनी सारी चीजें जो नेचुरल वाइटनिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, यू शुड ट्राई एंड स्टिक टू दैट। ओके, मसलन के लेमन इज वेरी गुड। ओके, लेमन और शहद अगर अप्लाई करें, डायरेक्ट लेमन को आप लेकर के रगड़ना शुरू करेंगे, वो जिनको विटामिन सी सूट नहीं करता है उससे ड्राइनेस भी हो सकती है और बर्न्स भी हो सकते हैं। सो हर चीज को पहले हल्का सा करके देखा करें कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, स्क्रब के वाले से मैंने पूछा था कोई होम रेमेडी जो बेसन वाला बनाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बेसन के साथ कुछ डालते हैं आप लोग? आमंड इज वेरी गुड। नेचुरल आमंड्स को क्रश करके थोड़ा हनी डाल के विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क एंड यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्रब एंड यूज इट। अच्छा, तो आमंड, हनी एंड मिल्क। या ओके, और आमंड को प्रॉपर ग्राउंड करो, राइट, और फिर हल्का हल्का रब करें। मोटे नहीं करेगा वरना छिल जाएंगे। बिल्कुल, वेरी फाइनली ग्राउंडेड, वेरी फाइनली ग्राउंडेड। अच्छा, ये तमाम बातें तो एक तरफ, अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, चूंकि हमें पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्लींजिंग के हवाले से अगर मैं कोई मैसेज मांगूँ आपसे, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको एक्नी प्रोन स्किन होती है और एक्नीज निकल रहे होते हैं और बच्चे हाथों से फाड़े होते हैं, उनकी अम्माएं और लोग भी कहते हैं आओ बेटा आज आओ कील निकाल लूं, मैं कील निकाल लूं। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग और वेरी डिस्गस्टिंग। और इसके अलावा वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये जवानी के दाने खुद ही ठीक हो जाएंगे। नहीं, जवानी के दाने तो नहीं, जवानी के दाने तो चलो ठीक हो ही जाते हैं एक एज के साथ, 30-35 तक भी चलती है, बस स्कार्स, लेकिन उसके बाद स्कार्स और जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, जो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं। एंड ऑल दोस पीपल हु यू सी जिनके खड्डे, उन सब ने देव प्लेड विद द एक्नी व्हेन इट वाज देयर, दे डग इनटू इट, निकालने की कोशिश की है, बर्स्ट की है, और फिर वो परमानेंट स्कार्स रह गए। तो करना क्या चाहिए डॉक्टर? उसमें ये करना चाहिए कि अगर जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है, शुरू से पता चल जाता है आपको आज के 13 साल के ऑयली स्किन है, तो वो नॉर्मली अपना जो फेस वॉश है, ठीक है, वो मेडिकेटेड यूज करें उसी टाइम से, एक्नी कंट्रोल या ऑयल फ्री। इसके अलावा जो उनके टॉवल हो सब अलग हो, ठीक है, और इसके अलावा जो पिलो कवर जो पिलो कवर होता है वो बहुत ज्यादा साफ होना चाहिए। और नायलॉन का, कॉटन का, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बालों में तेल लगा हुआ है, उसी पे सो गए, सोते हुए उसी पे उनका चेहरे पे ऑयल आ रहा है और उसी से दाने मजीद। और एक्नी के लिए बहुत लाइट एक्सफोलिएशन चाहिए, आप बिल्कुल ज्यादा एक्सफोलिएट नहीं कर सकते, वो और एग्रेवेट होती है। ओके, तो सबसे जो आसान तरीका मैं शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के साथ, जो एक होम रेमेडी टोटका है, वो ये कि लिस्ट्रीन माउथ वॉश होती है, वो आप
लेकर लगा लें तो ड्राई हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर अल्कोहल होता है जिससे आपको ड्राई कर देता है स्किन। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसे क्रीम्स भी होते हैं जिससे ड्राई हो जाता है। बहुत सारे लोग टूथपेस्ट भी लगा लेते हैं, टूथपेस्ट लगा लेते हैं, परफ्यूम कलोन्स लगा लेते हैं बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कंटेंट इन इट के थोड़ा सा होता है, सो इट ड्राइज इट ओवरनाइट। लेकिन परफ्यूम में और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो जल जाता है, बर्न हो जाता है, वो फिर एक्नी तो खत्म हो जाती है। सारी चीजें हम करते थे, एक्नी खत्म हो जाती है लेकिन फिर उसका स्कार एक ब्लैक सा रह जाता है। ओके, ये कह सकते हैं कि अगर शहद लगा लें, क्योंकि शहद वाली रेमेडी भी एक आजमाई हुई रेमेडी है और बहुत ही आसान है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल भी होता है। शहद लगाने से कोई हार्म नहीं है। प्लस नींबू यहाँ पे हम लगा सकते हैं। एक्नी पे देखो कभी कभी तो काम कर लेता है, अगर ब्लैक हेड वाइट हेड है ठीक है तो उस पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पस वाला दाना है तो उसको खराब होगा। अगर बहुत एक्नी निकल है तो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि एक तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा देना मस्ट है। अदरवाइज ये शहद वाला कुछ चीजें होती हैं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो दैट्स फाइन, ट्राई दैट। शहद लगाने में कोई हार्म नहीं है, शहद में सिर्फ और सिर्फ शिफा है। आप बिस्मिल्लाह करें और शहद लगाएं और देखें। और ओवरनाइट कोई भी चीज़ पहली दफ़ा ट्राई नहीं करेगा, पहले लगाएं, 15 मिनट देखें, 5 मिनट देखें। अगर आपको इरिटेट करिए फ़ौरन वॉश कर ले, ताकि अगेन बात मैं नहीं चाहती कल उठ के हमें कोई कॉल करके बोले अच्छा आपने ये बताया था, मैं ट्राई किया, हमें तो सूट नहीं किया। नहीं, इट इज सजेस्टेड कि अगर इफ यू हैव एक्नी, फुल ब्लोन एक्नी, बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं इंस्टेड कि आप खुद करते जाएं वो वर्स हो जाए, और फिर ये पूरी जिंदगी के निशान रह जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक दफ़ा दिखा दें। और हाँ, सफाई की जो बात करें, बिल्कुल फेस को जितना वॉश करेंगे उतना ऑयलीनेस कम होगी। बिल्कुल, एम आई राइट? चलिए डॉक्टर, आप अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहती हैं तो दे दें। लास्ट मैसेज ये है कि अपनी फेस की क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली करें। और एटलीस्ट जो वर्किंग वुमेन है जिनका रोज़ाना मेकअप वगैरह यूज़ होता है, या जो ऐसे आदमी जो बाइक पे ज़्यादा सफर करते हैं, तो उनको तो ज़रूरी है कि 2 टाइम क्लींजिंग करें। अच्छा, और फीमेल्स हैं तो रात को अच्छी तरह पहले मेकअप सारा रिमूव करके क्लींजिंग करके उसके बाद जो भी उनकी डे नाइट क्रीम होती है या एंटी एजिंग है वो लगा के फिर उसके बाद एक लास्ट सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं पूछ लूँ जल्दी से। मुझे बताएं, क्या जिनकी ऑयली स्किन होती है क्या उनको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए? मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, उनकी ऑयली हो ना, फ्री मॉइस्चराइजर आते हैं। ठीक है, पता चला आपने साबुन से मुंह धो लिया, फिर आपने कहा नहीं मेरा चेहरा बहुत ऑयली, मैं कुछ नहीं लगाना। नहीं, ऐसा नहीं करेगा, बहुत खिंची हुई स्किन फील होती है फिर। और दिन में तो प्रॉपर सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ सन ब्लॉक लगाते हैं जो लोग रेगुलर अपनी रूटीन में, तो उनकी स्किन बहुत अरसे तक अच्छी रहती है। ठीक है, एंटी एजिंग जो इफेक्ट्स हैं वो भी लेट आते हैं, इसके अलावा पिगमेंटेशन भी कम होती है और भी सारे केमिकल हैजर्ड से बच जाता है। अच्छा आफरीन, अब मुझे एक बात बताएं, वो खवातीन जो खाना पकाती हैं क्या आप उनको भी रिकमेंड करेंगी वो भी सन ब्लॉक लगाए आधा घंटा पहले और फिर जाए खाना पकाएं? नहीं, वो डिफरेंट चीज है जो खाना पका रहे हैं, हीट प्रोटेक्शन नहीं होती, नहीं उसके लिए भी जरूरी है ना, ठीक है, बट दिस इज एग्जैक्टली नहीं, बट द सन रेज, नहीं सन रेज और यूवी रेज तो हर जगह होती है, लाइट्स में, इवन घर में, इवन इफ यू आर नॉट गोइंग आउट एनीवेयर, आप ये सोचते हैं ना कि मैं सिर्फ घर से बाहर ही निकल के लगाना है, इवन इफ यू आर इनडोर्स, आपका सन की जो रेज है वो हर जगह से, खिड़की से, इधर से उधर से, हर जगह से आपकी रेज आ रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डेली पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन होना चाहिए कि आप सन ब्लॉक जरूर लगाएं। चलिए ठीक है, एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? दैट्स अगेन आई वुड से कि क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप सुबह उठते ही आपका ये रेजिमेंट होना चाहिए, आप क्लेंज करें। एंड ओवर एक्सफोलिएशन इज नॉट टू गुड, हफ्ते में 2 बार, 1 बार अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आप करें। Moisturizing your face is again also very important. Excellent. Toning and the sunblock. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमानों ने चूँकि सारी बातें कर ही दी हैं तो मेरा कुछ ज़्यादा कहना बनता नहीं है, सिर्फ यहाँ मैं आप लोगों को एक प्रिकॉशन ज़रूर देना चाहूँगी। कई क्रीमें भी ऐसी होती हैं जिसमें मेडिकेटेड ख़ास तौर पे जिसमें बाकायदा मेंशन होता है कि डू नॉट एक्सपोज योरसेल्फ इन सन आफ्टर अप्लाइंग इट, यानी वो क्रीमें लगा के आप धूप में नहीं निकल सकते। जो ऐसी क्रीमें होती हैं जो मेडिकेटेड होती है इस किस्म की, आप खुदारा वो लगा के इवन चूल्हों के सामने ना जाए, चूल्हे के सामने कि आपने कहा मैं खाना पकाने जा रही हूँ, वो किसी भी किस्म की हीट से बचाना होता है आपको। इवन आप देखेंगे बॉटल्स में लिखा है कि इसको किसी गर्म जगह पे ना रखें, इसको रूम टेम्परेचर पे रखें या एक पर्टिकुलर कंट्रोल टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रखें। तो ये कुछ चीज़ें जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसका ख्याल भी तमीज़ से करें ताकि पता चले कोई चीज़ उल्टा रिएक्शन ना हो जाए। इसी नोट के साथ कि आप समझ गए कि एक ब्यूटीफुल स्किन जो होता है, एक हेल्दी स्किन जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है अगर आपकी स्किन साफ़ होगी, क्लीन होगी। इसी नोट के साथ सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।